आज हम एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि गेट के लिए अभी सिर्फ 3 महीने रह गए गेट को, राइट, उससे भी कम। तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में से जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का। तो उसमें से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। और जब हम इसको पढ़ने बैठते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, इतना बड़ा सब्जेक्ट। मुझको खुद को ये दिक्कत आई थी। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम हरमनजीत सिंह गिल है। मेरा गेट 2023 में ऑल इंडिया रैंक 92 आया था। अब मैं अपनी जॉब के साथ साथ अपने टीचिंग के पैशन को भी यूट्यूब के थ्रू परस्यू कर रहा हूँ। तो बात आती है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की, इतने वास्ट सब्जेक्ट की। इसमें से क्या क्या पढ़े हम, क्या ना पढ़े, ये एक बहुत ही अच्छा मतलब सवाल आता है। एक बहुत ही हमारे मन में कंफ्यूजन आती है इसको लेके। तो इसको देखने के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आप अपने तरीके से एनालाइज करना चाहते हैं, तो वो है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना। और जितने रीसेंट है उनको एनालाइज करो तो बेटर। जैसे लास्ट 10 ईयर्स के आप एनालाइज करोगे तो आपको अच्छा ट्रेंड पता चलेगा कंपेयर टू लास्ट 20 ईयर्स के कंपेयर करोगे तो। ठीक है, बिल्कुल लास्ट ईयर का देखोगे तो उससे कोई फायदा नहीं ना। ओवर द ईयर्स हमको देखना पड़ेगा। लास्ट 10 ईयर्स के पीवाई क्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर लास्ट 20 ईयर्स के देखोगे तो आपको एक वाइडर, आपको एक रेंज मिलेगी। और वो भी जरूरी है क्योंकि कई बार जो 20 साल पहले क्वेश्चन आया था वैसा क्वेश्चन आ जाता है गेट में, राइट। ये मैंने देखा है, एनालाइज किया मैंने ये। तो इसलिए पीवाई क्यूज ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हो, गेट को दे रहे हो, ईएससी को दे रहे हो, किसी अच्छे इंजीनियरिंग एग्जाम को दे रहे हो, तो वहां पर उस पर्टिकुलर एग्जाम के पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे गेट के दे रहे हो तो गेट की पीवाईक्यू, ईएस का तो ईएस की पीवाईक्यू। ठीक है, जिस भी एग्जाम के दे रहे हो उसके पीवाईक्यू रेफर करो फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम, राइट। ऐसे नहीं कि गेट की तैयारी कर रहे हो तो ईएस के रेफर करने लग गए, उससे कोई इतना फायदा नहीं है। होगा फायदा, होगा, पर इतना नहीं। ठीक है, ईएस के कर रहे हो तो ईएस की तैयारी कर रहे हो तो गेट के रेफर करने लग गए, होगा फायदा, ऐसे नहीं कह रहा कि नहीं होगा, पर उतना नहीं। ज्यादा होगा जिस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पर्टिकुलर पीवाईक्यू आप रेफर करने शुरू करो, राइट। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, पीवाईक्यू ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको देख के अगर आप थोड़ा एनालाइज करोगे और गेट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पैटर्न को एनालाइज करोगे तो आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा कि मेनली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल और उसके अलावा कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो रट्टे वाले क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही कम पूछे जाते हैं। ठीक है, थ्रू आउट अगर सब्जेक्ट्स आप देखो तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बारे में आज बात करने वाला हूं। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो अगर इसको मैं कंटिन्यू करूं, ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट किए, तो सबसे पहले चैप्टर आता है, इसमें मैं अपनी कॉपी को रेफर करता रहूंगा टाइम टाइम पे, ताकि कोई ऐसी चीज ना हो जाए जो छूट जाए और वो इंपॉर्टेंट हो। ठीक है ना, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। तो अपनी अगर मैं कॉपी कॉपी को रेफर करने लगूं तो सबसे पहले जो चैप्टर आता है वो आता है वाटर डिमांड। ठीक है, ओके, ऑफ कोर्स पीवीक्यू इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज वाटर डिमांड वाला चैप्टर, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में से सबसे पहले जो फॉर्मूलाज है, मैक्सिमम डेली डिमांड कितनी होती है, 1.8 टाइम्स ऑफ एनुअल एवरेज डेली डिमांड। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला। मैक्सिमम आर्ली डिमांड, वो वाला फॉर्मूला विच इज 2.7 टाइम्स। तो ये जो फॉर्मूले हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम आर्ली डिमांड, ये आपको पता होना चाहिए, राइट, इसके फॉर्मूलाज। और एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे कोई और सब्जेक्ट की बात हो, जब बात आती है गेट पे,
ठीक है। गेट का अगर मैं पर्टिकुलर बात करता हूँ, गेट की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारा जो एग्जाम है वो बहुत ही करीब है, और ये एक ऐसा एग्जाम है कि इसका एक लिमिटेड सिलेबस है, ठीक है। एक लिमिटेड स्कोप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप उस लिमिटेड स्कोप को अच्छे से कवर कर लो तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, क्वेश्चंस में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, जो कुंडी फसाई होती है आपकी गलतियों उसको ध्यान से देखना पड़ता है। गेट में बहुत सारे लोगों को लगता है क्वेश्चन देख के हो सकते हैं क्वेश्चन, पर एंड में उनके मार्क्स कम आते हैं, क्योंकि गेट में जो कुंडियां फसाई होती है ना, राइट, कि जहां पर क्वेश्चन गलत हो जाए, वो बहुत लेवल पे होती है बाय आईआईटी प्रोफेसर्स। वो बेवकूफ थोड़ा है, ठीक है, कि इतना आसान पेपर सेट करते, राइट। नाउ वाटर डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम आर्ली डिमांड। हाँ, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला था वो ये था कि कोई भी थ्रू आउट द सब्जेक्ट अगर हम बात करें गेट में, तो जहां पर भी फॉर्मूला आता है ना, एनवायरमेंट इंजीनियर की बात करो या कोई भी सब्जेक्ट, गेट का पेपर इज लार्जली न्यूमेरिकल बेस्ड। नोट कर लीजिए इस बात को, गेट का पेपर इज लार्जली न्यूमेरिकल बेस्ड। तो जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर होगा, ऑफ कोर्स जो फॉर्मूलाज है उस पे आपका ज्यादा ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। वैसे तो हमारी इंजीनियरिंग है ही ऐसी, सिविल इंजीनियरिंग स्पेशली, पर गेट जैसे पेपर में तो फॉर्मूलाज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो कंसेप्ट्स उन फॉर्मूलाज के लिए चाहिए, ऑफ कोर्स वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जहां पर भी, चाहे इस सब्जेक्ट की मैं बात करूं, चाहे किसी और सब्जेक्ट की बात करूं, जहां पे भी आपके फॉर्मूलाज दिखते हैं ना, ऐसे आंखें बड़ी होनी चाहिए आपकी, हो आ गया ये, इसकी तरफ ध्यान दूं मैं, ठीक है। तो जहां पर भी फॉर्मूला दिखता है ना आपको, आंखें बड़ी हो जानी चाहिए। ये है इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान दीजिए थ्रू आउट, जब आप थोड़े से महीने रह गए, ठीक है, लास्ट महीने वालों में अगर हम थोड़ा सा अच्छा ध्यान दे दें और इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो हमारे मार्क्स शूट अप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यूमेरिकल जहां पर भी है ऐसे आंखें हो जाए। पीवीक्यू में जो पूछा गया, आपने पैटर्न ऑब्जर्व किया कि ये पूछा जा सकता है, कहीं आपने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया पीवीक्यू का, अब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको लगने लग गया कि ये चीज पूछी जा सकती है, आंख ऐसे हो जाए। कैसे आपको चला? पीवीक्यू एनालाइज किया ना आपने, पीवीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, राइट। दोबारा इस पे आता हूं मैं, मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम आर्ली डिमांड वाला फॉर्मूला वो पता होना चाहिए। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, वो उसका फॉर्मूला कोइंसिडेंट ड्राफ्ट पता होना चाहिए। और जो हमारे सिस्टम, जो पाइप्स होती है हमारी, वो किसके लिए डिजाइन की जाती है? मैक्सिमम ऑफ कोइंसिडेंट ड्राफ्ट और मैक्सिमम आर्ली, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद उसके बाद आता है जो फॉर्मूलाज होते हैं फॉर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, जैसे ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ठीक है। और एक उसमें है डिक्रीमेंटल डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, परसेंटेज डिक्रीज ग्रोथ मेथड, आई थिंक ये उसका, यस, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, ये उसका सही नाम। उसके बाद लॉजिस्टिक कर्व मेथड, लॉजिस्टिक कर्व मेथड में ये वाली इक्वेशन, इससे क्वेश्चन आ जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ पी एस माइनस पी बाई पी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ पी एस माइनस पी नॉट बाई पी नॉट इक्वल टू माइनस के पी एस टी। ये वाली इक्वेशन उसमें याद कर लेना, जो लॉजिस्टिक कर्व वाला है ना उसमें ये वाला याद कर लेना। और जो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है, उसमें फॉर्मूलाज आप मेनली याद कर लेना। आपको डेटा दिया जाए, ये चीज समझ लेना कि ओवर द ईयर्स आपको डेटा दिया जाए, उससे आप कैसे पॉपुलेशन फोरकास्ट करोगे, अगर आपको दे दी जाए, ठीक है, कि इस मेथड से करो, तो आप कैसे पॉपुलेशन फोरकास्ट करोगे उसको समझ लेना। और ये समझ लेना कि ओल्ड सिटी के लिए कौन सा लगेगा, न्यू सिटी के लिए कौन सा लगेगा, अगर बीच में कोई सिटी उसके लिए कौन सा लगेगा, ये वाली चीजें समझ लेना, ठीक है। हो सकता है आपको मेथड ना बताया जाए, बोला जाए ओल्ड सिटी के लिए, तो ओल्ड सिटी के लिए हमको पता है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड लगता होता है, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं उसमें, ठीक है। उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप कर लेना, राइट, कि कौन से इंक्रीज मेथड से कौन कौन सा हो सकता है। उसके बाद आई थिंक इसके बाद जो हमारा फर्स्ट चैप्टर वो हो जाता है खत्म, यस आई एम राइट, फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। उसके बाद
क्वालिटी ऑफ वाटर से पहले हमारा सोर्स ऑफ वाटर, वो वाला चैप्टर आता है, सोर्स ऑफ वाटर। तो ये वाटर डिमांड में से कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है वो मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर, इसमें से आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है? इसमें से आपको सबसे पहले द थिंग्स यू हैव टू स्टडी इज स्पेसिफिक यील्ड स्पेसिफिक वेलोसिटी वाला जो फॉर्मूला है, गामा एस प्लस गामा आर इक्वल टू एन। वैसे तो इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, पर मेनली अगर आप फॉर्मूला, बहुत ही कम टाइम है आपके पास, फॉर्मूला याद रख लो, स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक टेंशन इक्वल टू एन। ठीक है, स्पेसिफिक यील्ड का मतलब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसका मतलब डेफिनेशन पता नहीं पता काम चल जाएगा, इसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा कि आपको अगर मतलब पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, स्पेसिफिक यील्ड का मतलब पता होना चाहिए, स्पेसिफिक रिटेंशन का मतलब पता होना चाहिए, और अकॉर्डिंगली जो वी डी बाई वी एंड वी आर बाई वी जो इसका फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड टोटल दिस जो होते हैं, राइट, ये गामा एस प्लस गामा आर इक्वल टू एन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। राइट, तो ये वाला ये करके नेक्स्ट थिंग जिसकी तरफ आपका ध्यान देना चाहिए वो होता है कि एक्विफर। डेफिनेशन ज्यादा क्या क्या मतलब होनी चाहिए उस पर मैं आपको कहता नहीं कि आपका ध्यान होना चाहिए, पर हाँ एक्विफर वाली एक ऐसी चीज है जिसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए कि एक्विफर क्या होता है। एक्विफर, एक्विफर कितने कितने टाइप के हैं? मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, अनकन्फाइंड, कन्फाइंड एंड आर्टिजियन एक्विफर। राइट, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद अनकन्फाइंड, कन्फाइंड एंड पर्ड एक्विफर मेनली, यस, आर्टिजियन एक्विफर तो जो कन्फाइंड एक्विफर होते हैं उसको कहते हैं, एंड आर्टिजियन एक्विफर, ये 3 एक्विफर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो इसके मेन और भी क्लासिफिकेशन होती हैं कि कौन कौन से हमारे वाटर स्टोरेज जो नीचे होते हैं वो कुछ किस तरह के होते हैं, जैसे एक्विफर के बाद एक्विक्लूड, एक्विटार्ड, एक्विफ्यूज आ जाता है, वो पता हो तो बेटर है, ना पता हो अगर टाइम कम है तब भी काम चल जाएगा। पर एक्विफर जो है, एक्विफर और इसकी जो क्लासिफिकेशंस है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। एक्विफर, ये एक्विफर है ना, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। ठीक है, क्योंकि इनसे ही हमारा मेनली पानी आता है। तो इसके बाद जो इनफिल्ट्रेशन गैलरी है, इनफिल्ट्रेशन वेल है, वो आ जाते हैं हमारे पास। इनफिल्ट्रेशन गैलरी, इनफिल्ट्रेशन वेल, इसकी डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ गेट में। राइट, इनफिल्ट्रेशन गैलरी, इनफिल्ट्रेशन वेल, तो जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो डेफिनेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, इट इज मेनली फ्रॉम इनफिल्ट्रेशन गैलरी। तो इनफिल्ट्रेशन गैलरी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनफिल्ट्रेशन गैलरी, ठीक है ना, मैं वैसे ना लिखूं तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि मैं इस चीज को जितना जल्दी करना चाहता हूँ उतना मतलब आई विल ट्राई। इनफिल्ट्रेशन गैलरी, इसका जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू के एल इंटू एच स्क्वायर माइनस एच नो स्क्वायर बाय 2R। ठीक है, आपको पता ही है वो डिस्चार्ज वाला फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो इनफिल्ट्रेशन वेल, वो बस आपको उसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, एक बार पढ़ के समझ लेना बस बहुत है। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन वेल, उसके बाद स्प्रिंग्स आ जाते हैं। आपके पास अगर टाइम कम है तो कौन कौन सी चीजें आप स्किप कर सकते हो? स्प्रिंग स्किप कर सकते हो। ठीक है, उसका बाद फिर उसके बाद जो ये वाली चीजें है ना, इनको पढ़ के एक बार समझ लेना कि ये है क्या, बस इतना बहुत है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है इनको। राइट, उसके बाद वेल्स आ जाते हैं, ओपन वेल, ट्यूब वेल। तो इसकी ज्यादा थ्योरी में जाने के बजाय अगर आप डायरेक्टली जो वेल्स हैं, वेल्स में, वेल्स जो है, वेल्स में एक ईल्ड का फॉर्मूला होता है। राइट, Q इक्वल टू सी ए एस, ये वाला हम फॉर्मूला करते हैं, और C होती है स्पेसिफिक ईल्ड। तो ये C का आपको पता होना चाहिए जो है, क्योंकि इसके मेनली 2 टाइप्स को होता है। इसका जो रिक्यूपरेशन टेस्ट है, राइट, फॉर दिस ईल्ड, ये मेनली इंपॉर्टेंट होता है। रिक्यूपरेशन टेस्ट में C का हम फॉर्मूला करते होते हैं 2.303 log of S1 by S2 by T, वो वाला C का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये C के भी मेनली 2 टेस्ट होते हैं, तो जो रिक्यूपरेशन वाला है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी कोई फॉर्मूला आए ना तब आपकी आंखें ऐसी हो जाए, ये आ गया। ठीक है ना,
थ्योरी की तरफ कम ध्यान देना। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें बहुत ही थ्योरी है और पूछे न्यूमेरिकल जाते हैं, ठीक है ना। तो क्यों ना मैं थ्योरी के बस वो एस्पेक्ट्स डिस्कस करूं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको न्यूमेरिकल पे फिर से शिफ्ट कर दूं। ये मेरा आज का मेन एम है, राइट। इसमें मैं आज सक्सेसफुल हो पाऊं, आई विल ट्राई। नाउ ये मैंने कर ली वेल्स की बात। तो ये पहले तो ओपन वेल की बात करी थी ये मैंने भी, राइट, जिसमें सी का होता है फॉर्मूला रिक्यूपरेशन टेस्ट वाला। उसके बाद ट्यूब वेल्स आ जाती हैं, ठीक है। ट्यूब वेल्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये है ना सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर, इसमें ट्यूबवेल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो मैंने अभी तक आपको बताया उसमें से क्वेश्चन आते हैं, पर इतने नहीं जितने ट्यूबवेल में से आते हैं। ट्यूबवेल, गेट, ईएससी सब में ट्यूबवेल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और वो कौन से दो हम इसमें थ्योरी होते हैं, थीम्स थ्योरी, थीम्स थ्योरी और ड्यूपिट्स थ्योरी। इसके बेस के ऊपर फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। बस फॉर्मूला को लिखने का तरीका बदल जाता है। एक तरीके से ये होता है कि जो हमारा h2 स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर होता है उसको हम कैपिटल H स्क्वायर माइनस स्मॉल h स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। थीम्स थ्योरी और ड्यूपिट्स थ्योरी में आपको मेनली यही समझना है कि बस फॉर्मूला लिखने का तरीका चेंज हो जाता है और फॉर्मूला वही रहता है इनमें, ठीक है। बस आप एक बार पढ़ के देखोगे आपको समझ आ जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन जो आया हुआ है गेट में वो है दैट ड्यूपिट्स थ्योरी इज वैलिड फॉर अनकन्फाइंड एक्वीफर, राइट। ये आया हुआ गेट में क्वेश्चन दैट ड्यूपिट्स थ्योरी इज वैलिड फॉर अनकन्फाइंड एक्वीफर। 4 ऑप्शन थे, कन्फाइंड, अनकन्फाइंड और 2 और ऑप्शन थे। तो ये मेनली हम वैसे लगा तो दोनों की पढ़ते तो हम दोनों के लिए ही है, ड्यूपिट्स थ्योरी अनकन्फाइंड और कन्फाइंड के लिए। पर जब क्वेश्चन आ जाए आपको गेट में दैट ड्यूपिट्स थ्योरी इज वैलिड फॉर, तो अनकन्फाइंड एक्वीफर, बस यही करना आपको, ठीक है ना। इसमें जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मेनली इसमें थीम थ्योरी ड्यूपिट थ्योरी होती है, पर इन दोनों में फॉर्मूला वही रहता है। तो फिर फर्क क्या आता है, फर्क इसमें मेनली कैपिटल एच स्क्वायर माइनस स्मॉल एच स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। थीम थ्योरी में, ड्यूपिट थ्योरी मेनली मोर जनरलाइज्ड थ्योरी। तो इसमें मेन जो दो फॉर्मूलाज आते हैं अलग अलग वो होते हैं अनकन्फाइंड और कन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड एंड कन्फाइंड एक्वीफर। इसमें कई बार हमको फॉर्मूला याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है, वो मैं आपको फॉर्मूला याद करने का तरीका बता देता हूँ। अनकन्फाइंड एक्वीफर जो होता है उसमें फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू पाई के H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर बाय 2.303 लॉग ऑफ R2 बाय R1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला होता है फॉर अनकन्फाइंड एक्वीफर। इस फॉर्मूला में आप क्या करो, अगर कन्फाइंड एक्वीफर का आपको फॉर्मूला लिखना है तो आपको फॉर्मूला याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं भी, ठीक है ना। ये उनके लिए ही है जो जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ, हालांकि नहीं पढ़ा हुआ फिर भी जो फ्यूचर में पढ़ेंगे तब ये चीजें काम तो आएंगी आएंगी, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन तो रहती है लोगों को, ठीक है। तो अनकन्फाइंड एक्वीफर, राइट, दिस इज अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए। कन्फाइंड एक्वीफर का जब फॉर्मूला लिखना होता है कंफ्यूजन हो जाए तब क्या करना है, ये वाला जो यहाँ पे स्क्वायर था 2 को इधर ले आओ, यहाँ पे 2 आ रहा है ना, इसको उधर ले आओ, 2 को इधर ले आए हम, ठीक है। इसको ऐसे लिखे पाई के, पाई के। अब ब्रैकेट में तो यही आएगा H2 को ले आए इधर, 2 इधर ले आए तो क्या बच गया H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 आगे 2 इधर ले आए ना, तो 2 इधर से गायब कर दिया, H2 माइनस H1 रह गया। अब एक डायमेंशन एनालिसिस के हिसाब से भी थोड़ा देखेंगे, डायमेंशन तो सेम रहनी चाहिए ना, राइट। तो एक आपने मीटर की डायमेंशन कम कर दी, H2 स्क्वायर था H2 कर दिया, तो एक ऐड करना पड़ेगा कुछ, मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ, डी मल्टीप्लाई कर दो विद डी इज डेप्थ ऑफ कन्फाइंड एक्वीफर, ठीक है। कन्फाइंड के लिए कर रहे हैं, विद डी इज डेप्थ ऑफ कन्फाइंड एक्वीफर, ये कर दो डिवाइडेड बाय 2.303 लॉग ऑफ R2 बाय R1, हो गया। बस बच्चों को आ रही होगी गलती कि कैसे याद रखें हम, फॉर्मूले इतने सारे हैं, ऐसे ही याद रखें, रिलेट कर लो चीजों को। अनकन्फाइंड के लिए ये रहा फॉर्मूला, इसी अनकन्फाइंड से कन्फाइंड का मैंने फॉर्मूला बना दिया,
चीजों को रिलेट करना सीखो ना। इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद, रिलेट क्यों नहीं किया? रिलेट करते नहीं हो, फिर फॉर्मूला याद नहीं रहता, क्या फायदा? रिलेट करो, चीजें एक दूसरे से रिलेट होंगी, आसानी से फॉर्मूला याद रहेंगे। हर चीज को दूसरे से रिलेट करना सीखो, ऐसे सब कुछ इतना आसान लगने लग जाएगा। है तरीका आना चाहिए याद रखने का, राइट? नो, ये हमने कर लिया, थीम थ्योरी, डिविड थ्योरी वगैरह वगैरह, राइट? ट्यूबवेल हमारा हो गया। इसमें एंड में एक स्पेसिफिक वेस्टिव ट्यूबवेल का भी फॉर्मूला होता है, वो आपको बताना चाहिए। दैट इज डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन, बट फर्स्ट पर मीटर ड्रॉडाउन, पर फर्स्ट मीटर ड्रॉडाउन होता है, इस बात का ध्यान रखना। स्पेसिफिक वेस्टिव ट्यूबवेल इसमें होती है, दैट इज डिस्चार्ज फॉर फर्स्ट 1 मीटर ड्रॉडाउन, वो होता है इसमें, राइट? तो उस चीज का आप ध्यान रख लेना, स्पेसिफिक वेस्टिक उसको मत भूल जाना, कहीं उससे क्वेश्चन आ गया फिर काम खराब हो जाएगा। तो सोर्स ऑफ वाटर ये आपका हो गया, ठीक है? सोर्स ऑफ वाटर ये हमने कर लिया, इसको भी रब कर दूंगा, जगह थोड़ी सी बन जाएगी। इसके बाद आई थिंक इससे हमारा हो जाता है पूरा चैप्टर। यस यस, इससे हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है। नाउ आई विल टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ वाटर, बट लेट्स फर्स्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर। अ सिप ऑफ वाटर विल हेल्प मी। देखिए आज का जो है ना, जिसने देख लिया उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट तो मिलेगा डेफिनेटली। इतना सारा इतने में करके बता रहा हूं, राइट? तो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ बेनिफिट। क्वालिटी ऑफ वाटर, थर्ड चैप्टर इज क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर में क्या क्या चीजें पढ़नी है? सबसे पहले जो बहुत ही आसान चीज है, ये सीख लो कि टोटल सॉलिड्स, डिजॉल्व सॉलिड, जब हम जो हमारी ऐसे फिल्टर पेपर होता है, ठीक है, उस पे हम अपने वाटर को फिल्टर करते हैं, तो जो ऊपर रह जाएंगे वो क्या होंगे? पानी तो कर गया पास, ऊपर क्या रह गए? टोटल सॉलिड्स। तो वो होंगे टोटल सॉलिड्स। जब हम इसको इवेपोरेट कर देंगे, इसको हम ओवन में रखेंगे, पानी पानी गायब कर देंगे, तो इस पे क्या बचेंगे? टोटल सॉलिड्स, ठीक है? टोटल सॉलिड्स, ऐसे टोटल सॉलिड्स, डिजॉल्व सॉलिड्स, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, ऑर्गेनिक सॉलिड्स कैसे कैसे निकालेंगे, ये सीख लो। ये सीख लिया। अब ये करने के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन आते हैं वो है एल्कलिटी एंड हार्डनेस, ठीक है ही बहुत कुछ, पर मैं क्या करने वाला हूं? इतना सारा इतना करने वाला हूं, राइट? हो सकता है सब कुछ पढ़ लो, टाइम कम है, नहीं पढ़ी जा रही इन्वायरमेंट, बहुत ही बड़ा हेडेक लग रहा है इन्वायरमेंट का, तो ये वीडियो देख लो, ठीक है? ये कर लिया, अब सारा कुछ आप स्किप कर सकते हो, ठीक है? टाइम कम है तो क्या करना है? एल्कलिटी एंड हार्डनेस, इसके ऊपर कर लो। एल्कलिटी एंड हार्डनेस, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लो। एल्कलिटी एंड हार्डनेस, इसमें अलग अलग, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का कैसे वेट निकालना है, प्लस टू में किया वो हमने, प्लस वन प्लस टू में, ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट का कैसे निकालना है, इक्वल टू वेट कैसे निकालना है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी कैसे निकालनी है, ये चीजें सीखनी जरूरी है, उसके बिना नहीं काम चलेगा, ठीक है? ये चीजें सीख लो। ये चीजें सीख के एल्कलिटी और हार्डनेस इन दोनों को अच्छे से कर लो, इनकी जो टाइट्रेशन है ना वो भी अच्छे से कर लो, ठीक है? एल्कलिटी एंड हार्डनेस, ये दो टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनको कंबाइन करके भी क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन बनते हैं एल्कलिटी प्लस हार्डनेस, इससे क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा, जो दोनों कंसेप्ट को एक ही क्वेश्चन में डाला होता है, एक ही क्वेश्चन में एल्कलिटी प्लस हार्डनेस के क्वेश्चन को। वो कैसे होता है कि जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है वो क्या होती है? मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड एल्कलिटी, इसके बेस के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया, कार्बोनेट हार्डनेस इक्वल टू मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड एल्कलिटी, कॉमा टोटल हार्डनेस कॉमा एल्कलिटी, मिनिमम ऑफ दीज टू विल बी कार्बोनेट हार्डनेस। इसमें से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, कर लो इसको, ठीक है? एल्कलिटी एंड हार्डनेस इससे कर लिया। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये दो, एल्कलिटी हार्डनेस तो आपको अच्छे से करनी है, ठीक है?
इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है IS 10500। IS 10500 इसमें दो तरह की लिमिट्स है, रिक्वायरमेंट जिसको एक्सेप्टेबल लिमिट का नाम भी दिया हुआ है। नेक्स्ट इज इसको कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट भी कह देते हैं, बस इसका जो टेक्निकल नाम है IS 10500 उसमें है, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम, ठीक है, इसको कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट भी कह देते हैं, बट इसका जो एग्जैक्ट नाम है वो आप कोड से देख लेना। ये है रिक्वायरमेंट एक्सेप्टेबल लिमिट एंड दिस इज, ये इसका मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है, ये आप कोड से देख लेना। तो इसके जो अलग अलग हमारे हैं, जैसे सॉलिड्स कितने होने चाहिए, ठीक है, कलर, जो हमारे फिजिकल और केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है जो हम पढ़ते हैं उनका आप याद कर लो ये सारे, ठीक है, याद कर लिया, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूं। जो टॉक इसमें कौन कौन सी चीजें हमको छोड़नी है वो आपको बता दूं, आपको सिर्फ वो ही वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स करने हैं जो फिजिकल एंड केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर जिनके बारे में आप थ्योरी पढ़ते हो, सिर्फ उनके बारे में पढ़ लो। और टॉक्सिक मेटल्स कौन कौन से होते हैं उसको याद कर लो, टॉक्सिक मेटल्स कौन कौन से होते हैं उसको याद कर लिया, टॉक्सिक मेटल याद करके इसका ऐसे याद रख लो कि जो टॉक्सिक मेटल होंगे उसका 0 या 0 के पास होगी, ये वाली जो वैल्यूज है, ठीक है, ये दो वैल्यूज हैं, ये 0 या 0 के पास होंगे टॉक्सिक मेटल्स के लिए। पहले टॉक्सिक मेटल कौन कौन से, ये आपको वैसे भी याद होने चाहिए, कर लिए, याद होने चाहिए क्योंकि कर लिए। अब ये जो लिमिट्स में लिखे ये दो, 0 या 0 के पास वो होनी चाहिए, ठीक है, कर लिया याद, बस ठीक है। अब फिर आपको पता चल गया कि IS 10500 उसमें से आपको ये चीजें याद रखनी है, कौन कौन से फिजिकल और केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर जिनके बारे में आप थ्योरी पढ़ते हो, उन पैरामीटर्स की आप ये दो वैल्यूज याद रख लो। और टॉक्सिक मेटल कौन से है वो याद रख लिया। अब फॉर टॉक्सिक मेटल दीज वैल्यू शुड बी 0 और नियर टू 0, ये याद रख लिया बस, ठीक है, इतना करना है। उसके बाद आपको एल्कलिटी और इसके बारे में आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको पढ़ना है DO, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है इसके बारे में आपको इन डिटेल पढ़ना है। इसमें एक विंकलर्स टेस्ट होता है, विंकलर्स टेस्ट, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। मेनली मैं आपको कह रहा था थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर थ्योरी का कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैं आपको बता रहा था गेट में रटने वाले क्वेश्चन इतने पूछे जाते हैं, पर कुछ है जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से, राइट। नाउ DO में विंकलर्स टेस्ट आपने पढ़ लिया, अब उसके बाद क्या पढ़ना है, DO पढ़ लिया आपने, एल्कलिटी हार्डनेस पढ़ लिया, राइट। इसके बाद मैं एक निगाह मारना चाहता हूँ कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये हो गया, इसके बाद आपके लिए कौन कौन से, एक हमारा रिएक्शन होता है, राइट, हमारा एक रिएक्शन होता है अमोनिया से जो नाइट्रोसोमोनस, यहाँ पे नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया, इट कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्रेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय नाइट्रोबैक्टर। यहाँ पे होता है यहाँ पे नाइट्रोसोमोनस, यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर, इसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट जो है दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन गैस। ऊपर वाला साइन क्यों मैंने यहाँ पर लिख दिया, गैस होती है हल्की, ऊपर उठती है, ऊपर वाला साइन। प्रेसिपिटेट के साथ नीचे वाला साइन क्यों होता है, प्रेसिपिटेट सॉलिड होता है, नीचे बैठता है, नीचे वाला साइन, राइट। ये होती है डीनाइट्रिफिकेशन, दिस इज डन बाय पैराकोकस डीनाइट्रिफिकेंस। ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये रिएक्शन। और इसमें जो हमारे नाइट्रेट्स रादर अमोनिया के ये फॉर्म्स होते हैं, अमोनिया, फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अमोनिया इंपॉर्टेंट है, राइट। अमोनिया में से जो नाइट्रेट अगर ज्यादा हो जाए
तो ब्लू बेबी डिजीज हो जाती है, जिसको मैथेमीग्लोबिनीमिया भी कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्यों होती है? नाइट्रेट हमारे जो बेबीज होते हैं उनकी इंटेस्टाइन में कुछ एसिड्स होते हैं जो नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, और नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं बेबीज के इंटेस्टाइन में जो एसिड्स होते हैं। और ये जो नाइट्राइट होता है, दिस इज नाइट्राइट, जो ये नाइट्राइट होता है, इसकी हीमोग्लोबिन जो कि हमारे ब्लड में होता है, आपको पता है, हीमोग्लोबिन के साथ अफिनिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगा नहीं हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचा नहीं, शरीर ब्लू ब्लू होने लग जाता है, ब्लू बेबी डिजीज। वैसे भी जब हमारा शरीर कमजोर होता है, क्या होता है? ब्लू ब्लू होने लग जाता है। तो वही ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से शरीर नीला पड़ गया, ब्लू बेबी डिजीज। राइट, ये आपको बताना चाहिए। तो अमोनिया के बारे में आपको बताना चाहिए। और इसमें आपको मैं बता दूं, डिजीज की बात हमने कर ली, डिजीज को लेके गेट थोड़ा सा सीरियस है। आपको पता होना चाहिए किस चीज से कौन सी डिजीज हो जाती है, किस चीज से। हाँ, क्योंकि इसमें आपको पता है आगे आगे बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं। बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में पैथोजेंस किस किस तरह के होते हैं? हेलमिंथस वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, इसमें ये कौन कौन सी डिजीजेस कर सकते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबल नंबर इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर में से। ठीक है, नाउ ये हमने कर लिया। क्वालिटी ऑफ वाटर अब हमारा हो जाता है खत्म। राइट, क्वालिटी ऑफ वाटर इज नाउ फिनिश्ड। अब नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। फोर्थ चैप्टर पे अब हम पहुंच चुके हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। इसमें कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? इसमें देखिए है तो ये बहुत कुछ, पर आपको इसमें किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है वो मैं आपको बता दूं। इस पे आप सीधा पहले जाइए एरेशन पे। एरेशन पे जाके आप ये देख लीजिए कि एरेशन का मेनली काम क्या होता है। एरेशन का मेनली काम क्या होता है? जो भी डिजॉल्व समथिंग इज डिजॉल्व, एरेशन विल कन्वर्ट इट इनटू सस्पेंडेड फॉर्म। डिजॉल्व सॉलिड है, सस्पेंडेड सॉलिड्स। डिजॉल्व गैसेस है, उनको या तो बाहर निकाल दिया या कुछ कर दिया। जो भी डिजॉल्व चीजें हैं उनको ये या तो बाहर निकाल देता है या सस्पेंडेड फॉर्म में कर देता है। क्या? एरेशन। ठीक है, ये मेन आपको एरेशन के बारे में पता होना चाहिए, और ना पता हो तब चल जाएगा। ठीक है, चल जाएगा, ध्यान दीजिए, चल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ना पता हो कोई बात नहीं, नहीं पता होना चाहिए ना। जो थ्योरी है सारी पढ़ रहे हो तो अच्छा है ही है। तो फिर मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ? मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके पास अगर बहुत कम टाइम है इन्वायरमेंट को देने के लिए, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वाली ये जो जुगाड़ है उसके लिए बता रहा हूँ, ताकि आपका जो मार्क्स यूटिलाइजेशन है वो बहुत ही बढ़ जाए। इरेशन इरेशन हो गया। इरेशन के बाद जो मेनली इंपॉर्टेंट है दैट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन वैसे तो बहुत बड़ी है। हमको किस चीज पे ध्यान देना है? हमको मेनली तीन चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले है फॉर्मूला, Vs इज इक्वल टू G-1 स्टोक्स लॉ वाला, गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर बाय 18 म्यू। इस वाले फॉर्मूला पे ध्यान देना है सबसे पहले। सेकंड हमको किस चीज पे ध्यान देना है? डिटेंशन टाइम वाला फॉर्मूला, H बाई वी एस इज इक्वल टू L बाई वी एफ, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसके अलावा इसमें और फॉर्मूलाज हैं, पर लेट मी सी कि कोई और फॉर्मूला है जिसमें बहुत ही ज्यादा ध्यान। यस, हमको ये पता होना चाहिए दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू क्यू नॉट इंटू टी डी। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्यू नॉट डिस्चार्ज जो कह रहे हैं, टी डी डिटेंशन टाइम। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पता होना चाहिए। अगर वीएस की बात हो रही है तो कौन सा एरिया होगा? प्लेन एरिया। अगर वीएफ की बात हो रही है तो कौन सा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या क्या आता है? एक एच आ गया, एक विड्थ आ गई। वीएफ की बात हो रही है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर देखना है ना, एच
इंटू बी, ये वाला है, ये वाला एरिया, एच इंटू बी, ये एरिया आ गया। सेटलिंग की बात हो रही है तो इसके परपेंडिकुलर ये ऐसे, इसमें क्या आ गया, एल इंटू बी। बस सिंपल सी तो बात है, राइट। क्या होता है क्यू नॉट, क्यू नॉट क्या होगा, व्हाट विल बी क्यू नॉट, क्यू नॉट इसके क्या यूनिट है, मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया कौन सा ले लो, अगर v यहाँ पे वेलोसिटी अगर vs है, राइट, vs सेटलिंग वेलोसिटी इस साइड, अगर vs है सेटलिंग वेलोसिटी है तो ये वाला प्लेन एरिया ले लो, अगर vf है तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो। बस कौन सा एरिया लेना है ये बता दिया, वेलोसिटी ये बता दी, क्यू नॉट आ गया। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले सेडिमेंटेशन में से कर लो बस। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है सेडिमेंटेशन में, राइट। सेडिमेंटेशन ही अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको पर मैं रब कर रहा हूं, बात अभी सेडिमेंटेशन की कर रहा हूं, जगह नहीं थी इसलिए रब कर रहा हूं। फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी, वैसे थ्योरी बहुत सारी है, छोड़ दो उसको, तो ये फॉर्मूला जो बता रहा हूं वो कर लो। परसेंटेज रिमूवल इनटू परसेंटेज सी कॉन्सेंट्रेशन, यूनिट्स के ध्यान रख लेना। ऑफ कोर्स एफिशिएंसी अगर परसेंटेज में निकालनी है, फॉर्मूला कहने को तो है परसेंटेज रिमूवल इनटू परसेंटेज कंसेंट्रेशन, कहने को है, बट सॉल्व करते हुए क्योंकि यहाँ पे दो बार परसेंटेज आ गया, एक को परसेंटेज में रख लेना, दूसरे को एब्सोल्यूट यूनिट्स में रख लेना, तभी ये एफिशिएंसी परसेंटेज में सही निकल के आएगी, राइट। क्योंकि परसेंटेज में करते वक्त क्या करते हैं, इंटू 100, इसको इंटू 100 कर लिया, इसको इंटू 100 कर लिया, तो काम खराब हो गया, क्योंकि एंड में एफिशिएंसी इंटू परसेंटेज है तो मतलब इंटू 100 एक बार ही होना चाहिए था, तो कहने को लिख दिया ऐसे, पर एक्चुअल में जब करोगे एक को परसेंटेज में रख लेना, दूसरे को एब्सोल्यूट यूनिट में रख लेना, तब इंटू 100 जो इधर है इंटू 100 इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड योर आंसर विल बी करेक्ट, राइट। शॉर्टकट्स बता रहा हूं कैसे चीजों को आसान कर सकते हो, अपना दिमाग लगा के, टीचर ने जो बता दिया ऐसे आंख बंद करके कर लिया ना, गलत है, तो अपना दिमाग लगाओ, टीचर हो सकता है गलत हो, होते भी है, राइट। नाउ ये कर लिया हमने, नाउ अब कौन सी चीज, इसके बाद कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, लेट्स वैसे तो काफी कुछ आ गया, कोगुलेंट्स आ गए, ओके दैट्स श्योर, ये सारा कुछ छोड़ सकते हो, सारा कुछ छोड़ के फिर कौन सी चीज, अब कोगुलेंट्स में भी कौन सी चीज पे हमको ध्यान देना है, कोगुलेशन फिर फ्लोकुलेशन करते हैं, फिर हम एक फॉर्मूला करते हैं जी का, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका फॉर्मूला होता है जी इक्वल टू पी बाई म्यू वी का अंडर रूट। अभी सेडिमेंटेशन ही चल रही है, सेडिमेंटेशन के बाद कोगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन में हम एंटर कर चुके हैं, उसमें कोगुलेशन पढ़ते हैं, फ्लोकुलेशन पढ़ते हैं, फिर हम फॉर्मूला पढ़ते हैं टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट जी का, जी इक्वल टू पी बाई म्यू वी का अंडर रूट, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें से भी आते हैं, g equal to p by mu v का अंडर रूट, right, volume this is of course power, this is mu is dynamic viscosity, right, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आया, थोड़ा सा कंफ्यूज करके आया हुआ है, राइट। उस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लग रहा था कि p कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो p और वॉल्यूम कांस्टेंट होगी तो g स्क्वायर इंटू म्यू ये कांस्टेंट रह जाएगा, राइट, क्योंकि म्यू से मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे g स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो g स्क्वायर इंटू म्यू ये कांस्टेंट रह जाएगा। अलग अलग टेम्परेचर पे म्यू की क्या वैल्यू है वो दी हुई थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन करोगे पता चल जाएगा, गेट की पी क्यू रेफर करोगे तो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला मेरे लिए आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला आता है तभी ये स्ट्राइक कर पाएगा। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी, काफी कुछ आ गया पर इसके बाद अब फिल्ट्रेशन में कौन सी चीज करनी है हमको, फिल्ट्रेशन में हमको करना है, हमारा फॉर्मूला होता है हेड लॉस, HL इज इक्वल टू D minus 1 into G, it was precisely D into 1 minus eta, sorry a small mistake from my side, D into 1 minus eta into G minus 1, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए,
कि हेड लॉस सेम रहता है इन एक्सपेंडेड बेड और जब सेटलिंग हो रही है तब, मतलब जब फिल्ट्रेशन हुई। अब किसकी बात कर रहा हूं मैं? फिल्ट्रेशन की। किसकी? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हेड लॉस का फॉर्मूला ये सेम रहता है, चाहे सेटलिंग हो रही हो या चाहे बैक वॉश के टाइम बेड एक्सपेंड कर दिया हो, हेड लॉस का फॉर्मूला ये सेम रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं कैसे कि सेटलिंग और इस, राइट, सेटलिंग और बैक वॉश। तो बैक वॉश की तरफ भी d इंटू वन माइनस इटा इंटू जी माइनस वन, तो यहाँ पे d की जगह d डैश आ जाएगा, इटा की जगह इटा डैश आ जाएगा, एंड g स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड वो तो कांस्टेंट रहती है। तो d इंटू वन माइनस इटा इज इक्वल टू d डैश इंटू वन माइनस इटा डैश। दिस इज फॉर सेटलिंग, d सेटलिंग के टाइम पे, इटा सेटलिंग के टाइम पे, d डैश जब बैक वॉश कर रहे हैं, इटा डैश जब बैक वॉश कर रहे हैं। तो इसको रिलेट करके क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसको रिलेट करके, और इटा डैश हम कैसे निकालते हैं? VB बाई VS पावर 0.22, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इटा डैश का फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। फिल्ट्रेशन में से मेनली इधर से क्वेश्चन आता है, रैपिड सैंड फिल्टर में से, रैपिड सैंड फिल्टर के इस वाले कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ये हमने कर लिया। इसके बाद सॉफ्टनिंग का कंसेप्ट आता है, ठीक है। सॉफ्टनिंग के कंसेप्ट में से ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं हुए। सॉफ्टनिंग के कंसेप्ट में से हमारे पास कई सारा मेथड है, लाइम सोडा मेथड, जियोलाइट मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, काफी सारे मेथड है सॉफ्टनिंग में, पर उससे इतने क्वेश्चन आए नहीं है। न्यूमेरिकल बनते हैं पर ईएस में बनते हैं, गेट में नहीं इतने बनते। सॉफ्टनिंग में से एक ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप पीवाईक्यू रेफर करोगे तब आपको पता चलेगा कि हमने बाईपास कर दिया फ्लो को, ठीक है। सॉफ्टनिंग करनी थी तो इतनी ही करनी थी, तो उसके लिए हमने बाईपास कर दिया फ्लो को। जब हम पास कर रहे थे उसमें, ठीक है, तब हमारा जो इक्विपमेंट सॉफ्टनर हमने लगाया हुआ था वो इतने तक कर दे रहा था, ठीक है। पर हमको चाहिए इतनी ही, इतने तक काम चल जाएगा, तो कितने फ्लो को बाईपास करेंगे, ऐसा क्वेश्चन है वो, राइट। जैसे सॉफ्टिंग मान लीजिए ये हार्डनेस को 100 मिलीग्राम पर लीटर तक कर देते हैं मान लीजिए, और यहाँ पे एक्सेप्टेबल 150 मिलीग्राम पर लीटर है, ठीक है। तो मतलब अगर सारे के सारे को इधर से पास करोगे तो इट इज नॉट इकोनॉमिकल, ठीक है। तो इकोनॉमिकल बनाने के लिए कुछ को हम बाईपास कर देंगे, ताकि इसका जो मान लीजिए इसका था 200 मिलीग्राम पर लीटर रॉ का, तो 100 और 200 को मिला के 150 बन जाए, राइट। 100 और इसका कुछ पार्ट इसमें रखेंगे, कुछ पार्ट इसमें रखेंगे, और जो हमने केस लिया ऑफ कोर्स उसमें तो 50-50% होगा, पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है सॉफ्टनिंग का, पर एक्चुअली उसमें से क्वेश्चन नहीं आया होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग मेथड जो हम पढ़ते हैं उसमें से क्वेश्चन आई डोंट थिंक आया हुआ है, राइट। उसके बाद नाउ आफ्टर दैट इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, यस इसमें से क्वेश्चन आता भी है वॉटसन्स लॉ में से। उसके बाद हम पढ़ते हैं फिल्ट्रेशन, हमने कर लिया, फिल्ट्रेशन कर लिया, सॉफ्टनिंग कर लिया। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है वो डिसइंफेक्शन की बात कर रहा था मैं, उसमें से आता है। पर उससे पहले मैं आपको ये भी बात बता दूं कि इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, राइट। जैसे सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी, फिर उसकी सेडिमेंटेशन होगी, फिर फिल्ट्रेशन होगी, फिर उसकी डिसइंफेक्शन होगी, ठीक है। ऐसे अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में भी, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, अभी हम रॉ क्वालिटी ऑफ, अभी हम रॉ वाटर की बात कर रहे हैं, सीवेज की बात नहीं कर रहे, रॉ वाटर की बात कर रहे हैं। तो चाहे बात हो रॉ वाटर की, चाहे बात हो सीवेज वाले वाटर की, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज उसकी बात हो, दोनों में जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है कि पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, वो आपको याद होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। नो, अब डिसइंफेक्शन की मैं बात फाइनली कर लेता हूं। डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन में वॉटसन्स लॉ T C raised to the power n is equal to constant, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। C कंसेंट्रेशन इन मिलीग्राम पर लीटर, T टाइम जो अगर आपको दिया हुआ है, ओके,
अगर नहीं दिया हुआ तो आपको कुछ डेटा दिया होगा कि आप टाइम को मैनिपुलेट कर पाओ। जैसे आपको पता है डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू एल बाई टी, तो यहां से टाइम क्या आ गया, ए एल बाई क्यू। तो कुछ ऐसा डेटा दिया होगा कि आप टाइम को मैनिपुलेट कर पाओ अपने फॉर्मूलाज के बेस पे और फाइनली इसमें रख पाओ। हो सकता है आपको डिस्चार्ज दिया हो, डिस्चार्ज दिया हो, लेंथ एंड एरिया सेम हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया हो तब बता रहा हूँ, इसलिए ऐसे रिलेट कर रहा हूँ मैं। एरिया और लेंथ सेम थे, डिस्चार्ज बदल दिया, वॉटसन लॉ यूज करके आंसर निकालना था, राइट। वो कैसे, कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगा लिया, फिर T इज इक्वल टू ए एल बाई क्यू, अब पता चल गया T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, तो फॉर्मूला एंड में डेटा जो गिवन है उसके हिसाब से क्या बन गया, C रेज टू द पावर n बाई Q इज कांस्टेंट। इस फॉर्मूला को यूज करके आपने अपना आंसर निकालना था, पर ये हमने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, तो इसका हम कैसे यूज करते, क्योंकि हमने वॉटसन लॉ पढ़ा है और वॉटसन लॉ में से T हमने ऐसे ए एल बाई क्यू निकाल लिया, ए सेम है एल सेम है, तो फिर उससे हमने फॉर्मूला डिराइव किया C रेज टू पावर n बाई क्यू इक्वल टू कांस्टेंट। इसको याद नहीं करना ना, इसको याद नहीं करना, याद सिर्फ इस फॉर्मूले को करना है, याद सिर्फ इस फॉर्मूले को करना है। और ध्यान देना है कि क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उस हिसाब से इसको हम मैनिपुलेट कर पाए, फॉर्मूला को मॉडिफाई कर पाए, इस चीज का ध्यान देना है, राइट। तो सॉल्युबिलिटी वॉटसन लॉ पे क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड जो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है हमारी सॉल्युबिलिटी, राइट, ड्यूरिंग डिसइंफेक्शन, वो आपको पता होना चाहिए दैट NT इज इक्वल टू N नॉट ई टू पावर माइनस KT, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और T जैसे कि आपको पता ही है दैट हम T इसमें अगर नहीं दिया तो आपको इसमें भी थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा T को, ठीक है, जो भी पूछा गया या दिया गया उस हिसाब से इस फॉर्मूला में भी आपको T को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ सकता है, राइट ना। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद आई डोंट थिंक कि इस चैप्टर में कुछ और बचा है, राइट, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड नाउ मेनली, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वालिटी ऑफ वाटर के बाद ट्रीटमेंट ऑफ वाटर हमने कर लिया है। लेट मी सी द टाइम, 1 घंटे से बड़ी वीडियो नहीं मैं प्रेफर करता हूँ, 47 मिनट्स की हो गई है। तो इसके बाद इसमें यस टॉपिक्स पड़े हुए हैं अभी भी, सो लेट्स कवर दोस। इसमें अब ट्रीटमेंट ऑफ वाटर अभी तक खत्म नहीं हुआ जब तक हम क्लोरीन डिमांड की बात ना कर ले, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरीन डिमांड, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमसे छूट रहा था, तो दैट शुड हैव बीन कवर्ड। क्लोरीन डिमांड, इसमें ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, उसके बारे में आपको, ये जो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का कंसेप्ट है ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, राइट, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन में अलग अलग है वैसे चीजें जो हमको ध्यान रखनी है, पर ये ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन इसका कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा आपको ये आना चाहिए दैट HOCl, OCl नेगेटिव एंड क्लोरीन, इनको हम कहते हैं फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन, और जो अमोनिया के साथ ये कंबाइन कर जाए जब ये क्लोरीन, लाइक इट कैन बी NH2Cl मोनोक्लोरमाइन, राइट, it can be dichloramine, it can be trichloramine, right, NHCl2, NCl3, trichloramine। तो ऐसे अलग अलग जब ये ऐसे अमोनिया के साथ क्लोरीन कंबाइन कर जाए तो इसको हम प्रोबेबली कंबाइंड फॉर्म ऑफ क्लोरीन कहते हैं। दिस इज फ्री क्लोरीन, दिस इज कंबाइंड फॉर्म ऑफ क्लोरीन, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि फ्री क्लोरीन क्या होती है, कंबाइंड फॉर्म ऑफ क्लोरीन क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फिर इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी के हिसाब से बनते हैं। ये जो फ्री क्लोरीन वाला कंसेप्ट है कि जो क्लोरीन है ये 5 से ऊपर जब pH हो जाती है
तो ये वाले रिएक्शन आपको आने चाहिए कि अलग अलग रिएक्शन हम किस हिसाब से लिखते हैं, राइट। फॉर क्लोरीन जैसे हमारा एक रिएक्शन होता है कि जो क्लोरीन है इट ब्रेक्स इनटू HOCl एंड OCl नेगेटिव व्हेन pH इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। फिर ये HOCl फर्दर कन्वर्ट्स इनटू OCl नेगेटिव जो होता है, दिस इज मेनली एट pH ग्रेटर देन 7, ठीक है। एंड 7 to 8 के बीच में ये इक्विलिब्रियम रहता है। व्हेन pH इज ग्रेटर देन 7 फिर ये हो जाता है, तो फिर ये फर्दर OCl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है, एंड 7 to 8 में ये रहता है, एंड अबव 8 इट इज प्रोबेबली कि OCl नेगेटिव पे हो ही जाता होता है ये। इट कंप्लीटली कन्वर्ट्स टू OCl नेगेटिव। तो ये जो चीजें ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये रिएक्शन, इसमें KB KF का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे दिस इज H पॉजिटिव प्लस OCl नेगेटिव, HOCl जब बन रहा है देन इट इज OCl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसमें जो KF होगा, कोफिशिएंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, that would be OCl negative into H positive divided by HOCl। HOCl ये आपको पता होना चाहिए। KF KB का फॉर्मूला कैसे लिखना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्लोरीन, राइट, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का आपको सारा कंसेप्ट पता होना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें क्लोरीन डिमांड कैसे निकालते हैं, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कहाँ पे होगी, रेजिडुअल क्लोरीन कैसे निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्लोरीन डिमांड में इतना ही बहुत है, राइट। इसके बाद कुछ माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, उसके बाद माइनर मेथड ट्रीटमेंट हम पहले पढ़ लेते हैं, ट्रीटमेंट विद ओजोन, ट्रीटमेंट विद KMnO4, वो आप एक बार रीडिंग दे सकते हैं और उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ और मेथड्स आते हैं और फिर हमारा जो है ये वाला चैप्टर ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अभी आज हमने जो बात की है दैट वाज मेनली कंसर्न्ड अप टू ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, राइट। तो आई थिंक मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको डिलीवर कर दी कि कौन कौन सी चीजों की तरफ आपको अपना ध्यान देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई और सब्जेक्ट पे भी मैं बात करूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझको बता दीजिएगा, पर सबसे पहले मैं ये वाला जो है सब्जेक्ट एनवायरमेंट इंजीनियरिंग इसको खत्म करूंगा, ठीक है। इसमें किसी स्पेसिफिक चैप्टर के बारे में आप जानना चाहते हो कि इसके ज्यादा मुझको आप बताइए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में नीचे मुझको बता सकते हैं, राइट। तो आज के लिए यहाँ पे आपसे अलविदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।